आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चना की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सलाह। छत पर फल सब्जियां उगाएं, सेहतमंद जीवन बनाएं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की बुवाई कर दी थी, तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे उनको अधिक उत्पादन मिले, इस बारे में जानकारी दे रही हैं भोपाल की विषय विशेषज्ञ सोनाली तंवर। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अन्नदाता में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हम मुख्यतः चने और गेहूं की खेती करते हैं। आज हम बात करेंगे चने में सामयिक कार्य पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से कई किसान भाइयों के यहाँ पे चने की खेती हो रही होगी और अभी आपने बोनी कर चुके होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो अभी आपकी फसल है वो 20 से 25 दिन की अवस्था पर आ चुकी होगी। तो सबसे बड़ी जो समस्या हो जाती है वो होती है आपके लिए खरपतवार की परेशानी। चने में जो खरपतवार होते हैं वो कई तरह के खरपतवार आते हैं। आप देखेंगे उसमें चटरी मटरी देखेंगे, बथुआ देखेंगे, जंगली जई देखेंगे, सेंजी देखेंगे और प्याजी देखेंगे, गोभी देखेंगे। तो इस तरह के जो हिरणखुरी देखेंगे, इस तरह के कई खरपतवार आप देखते हैं, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, वो आपको बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। शुरुआती स्टेज में हम निंदाई गुड़ाई करें। एक तो हम 30 से 35 दिन की अवस्था पर निंदाई गुड़ाई करें, दूसरा हम 60 से 65 दिन की अवस्था पर निंदाई गुड़ाई करें। ये दो चीज़ अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको खरपतवार में कमी दिखती है। आप साथ में एक जो कृषि यंत्र, पावर टिलर या इस तरह की जो छोटे छोटे कृषि यंत्र देखते हैं, 2 पहिया 1 पहिया खरपतवार नियंत्रण, इनका आप प्रयोग करें। इनसे आपको काफ़ी हद तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो हुई हमारे खरपतवार प्रबंधन की बात कि किस तरह से हमने खरपतवार से अपनी फसल को बचा लिया। अब दूसरी चीज़ होती है कि हम सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। सबसे मेन जो होता है रबी के मुख्य प्रॉब्लम जो होती है, वैसे तो चना हमारी एक ऐसी फसल होती है जो पूरी तरह से सिंचाई आधारित नहीं होती, क्योंकि जब हम चने की खेती करते हैं तो मिट्टी का जो मॉइस्चर होता है, हम देखते हैं कि यहाँ हम चने की खेती कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक 2 सिंचाई की अनुशंसा करते हैं। चने की फसल में सिंचित दशा में बुआई से पहले एक बार पानी दे। इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित होते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय देना चाहिए। वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार करें। अनावश्यक पानी देने से फसल का विकास और पैदावार कम हो जाती है, इसलिए फसल की जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करें। अगली बात अगर मैं आपको बताऊं कि चने में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है निपिंग। निपिंग का मतलब होता है तुड़ाई। जो आपका ग्रोथ वाला जो वेजिटेटिव स्टेज में जो आपका चना है उसकी आपको निपिंग कर देनी है, मतलब ऊपरी जो शीर्ष है उसको तोड़ के हटा देना है। इससे होता क्या है कि आपका जो ऊपरी शीर्ष आपने हटा दिया तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो आप हटा देते हो। उसके बाद जो आपकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, वो बहुत अच्छे से आती है और उसमें जो फ्रूटिंग है, जो आपकी बर्ड्स निकलती है, वो बहुत अच्छी निकलती है और उसमें आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो निपिंग आप लोग ज़रूर करें। इसमें सबसे बड़ा अगर रोग की बात करें, रोग प्रबंधन की बात करें हम, तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उकटा रोग। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो उकटा रोग की है। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़ कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती है, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीर कर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करे और जिस खेत में
उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है उस खेत में 3 से 4 वर्ष तक चने की फसल नहीं लेनी चाहिए। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। कीट की अगर हम बात करें किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फली छेदक कीट क्या होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब कोई छोटी सी इल्ली धीरे धीरे आपकी पत्तियों को, तने को खुरच के खाने लगे, काटने लगे, तो आप उस समय उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें कि ये क्या है। धीरे धीरे वो आपकी इल्ली जो प्राथमिक अवस्था में है, इनिशियल स्टेज में है, जब आपकी फली अवस्था आएगी उस समय वो विकराल रूप ले लेगी। उस समय वो आपके पॉड में पहुंचकर आपके दाने को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। तो ये स्टेज ना आ पाए, इसको रोकने के लिए हम 1 हेक्टेयर में 15 से 20 जगह टी आकार की खूंटी लगा देते हैं। उस टी आकार की खूंटी का मतलब ये होता है कि उसमें पक्षी आकर बैठे और वो इस इल्ली को खा सकता है। इसमें आप फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, रात्रि में लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ हद तक अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो इस चीज़ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर केमिकल नियंत्रण की बात अगर हम करें तो हम क्विनोल फॉस की 25 EC दवा को 1.25 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फली छेदक कीट की रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पीला देख रहे हैं तो आपको वाइट फ्लाई का जो ट्रीटमेंट है वो आप करेंगे, क्योंकि वायरस का ट्रीटमेंट हमारे लिए करना इतना आसान नहीं होता। हम वाइट फ्लाई को ही रोक सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। महासमुंद के सिरपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में खुलेगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और पासद में खोला जाएगा हाई स्कूल। महासमुंद के शेर गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मन्नू लाल साहू के घर किया भोजन। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से की भेंट मुलाकात। कवर्धा पहुंचे मंत्री टी एस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर। विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा, सभी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बस्तर सांसद दीपक बैज ने सदन में उठाया हवाई सेवा विस्तार का मुद्दा। जगदलपुर से दिल्ली, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, नागपुर उड़ान की मांग। दिल्ली में आदिवासी समाज के लोगों ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। जातियों के नाम को सुधारने की मांग, अरुण साव रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं पर पूछे सवाल। आरक्षण को 76% करने पर मांगी गई जानकारी। राज्यपाल के सरकार से पूछे गए 10 सवालों के मामले को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस ने कहा विधेयक पर तुरंत हो हस्ताक्षर। आरक्षण पर राजभवन के सवालों पर सियासत। धर्मलाल कौशिक बोले सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, हम आरक्षण के पक्षधर। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताओं को सीएम चेहरा बताने वाले पर बोले कौशिक। चंद्राकर के बयान की जानकारी दी। रायपुर में बढ़ते अपराध पर धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, अपराधियों का बढ़ रहा मनोबल। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल बाजार में बिना केमिकल वाली फल सब्जियां नहीं मिलती हैं, जिस कारण नहीं चाहते हुए भी हमें वही फल सब्जियां खानी पड़ती है, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि हम खुद ही इनका उत्पादन करें। और ऐसा ही कुछ किया है हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रामविलास ने। ये छत पर जैविक तरीके से फूल, फल, सब्जियां और औषधीय पौधे उगा रहे हैं, वो भी नई तकनीक से। तो आइए इसके बारे में उनसे विस्तार से जानते हैं। ये
में 97 से शुरू किया था मैंने। ये 8 गमलों का सफ़र था। शौक में 8 गमले लगाए मैंने कि मैं गमलों से शुरू करता हूँ, और वहाँ से शुरू किया। और आज जो ये सफ़र 4000 प्लस गमलों का हो चुका है। अब उगाने का आइडिया जो है ये हमारे को आया कि भाई लोगों के पास 10% लोगों के पास सिर्फ ज़मीन है इंडिया के अंदर, बाकी लोग कहते हैं हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। सबकी छत खाली पड़ी थी। पुराने टाइम में छतों के ऊपर फसल सुखाने का, मसाले सुखाने का, अनाज सुखाने का काम होता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं होता, सब पैक्ड आ गया है। तो इन छतों के ऊपर खाली पड़ा हुआ था, उसको हमने यूटिलाइज़ करना शुरू किया, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है। जो छत कभी वीरान होते थे, कबूतर उसके ऊपर नाच रहे होते थे, वो आज नेचर से भरा हुआ है। किसान भाइयों, रूफ फार्मिंग करके आप रसायन मुक्त फल सब्जियों की प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ ही आप छत का सदुपयोग करके अपनी पसंद की ताजी और पौष्टिक फल सब्जियों का आनंद लेकर अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं। इसके अलावा रूफ फार्मिंग घर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। यहाँ पर जो पौधे हैं मेरे फूल के भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, हर तरह के हैं। और फूल में देसी विदेशी फूल भी लगे हुए हैं। सब्जियों में हमने टमाटर है, सेम है, गोभी है, घिया है, और इस टाइम की जितनी सब्जियां आपकी होती हैं, मूली, गाजर, टमाटर, सभी चीज़ें सीजन के हिसाब से लगाई हुई हैं। घिया तो हमारी ऐसी हैं जो 5-5, 6-6 फुट की घिया है। ये ऑर्गेनिक का कमाल है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक से कम फसल होती है, लेकिन नहीं, आप दिल से करिए। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का आइडिया कहाँ से आया? ऑर्गेनिक का आइडिया देखिए, आज सभी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी में है। लोग कहते हैं हमने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, किडनी फेलियर हो गया, लीवर खराब हो गया। तो वो शराब पीने से ही नहीं हो रहा है, वो क्या है कि हम सब्जी फल के रूप में जो खा रहे हैं, केमिकल या पेस्टिसाइड, अंधाधुंध पेस्टिसाइड, क्योंकि ज़रूरत 10 चीज़ों की है और प्रोडक्शन हमारी जो है 5 चीज़ों की है, तो उस प्रोडक्शन को 10 करने के लिए अंधाधुंध केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। वो हम खा रहे हैं, उसकी वजह से ये इतनी सारी बीमारियां हैं। तो इतनी सारी बीमारियों को दूर करने का तरीका तो ये है कि अगर 50% सब्जी भी आप अपने छत पे अपने घर की ताज़ी उगा लेते हैं, तो उतना जो पेस्टिसाइड का इंटेक आपकी बॉडी में है वो कम जाएगा। लोगों को कहेंगे आपके पास एक बालकनी 5 फुट की है, उसमें भी आप अपनी ज़रूरत की कम से कम 40-30% सब्जी उगा सकते हैं। प्लास्टिक की पाइप में 1 गमले की जगह में हमने 12 गमलों का सामान उगा दिया है। उसमें मल्टीपल सब्जियां उगा सकते हैं, बैंगन उगा सकते हैं, मिर्च उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, एक ही गमले की जगह में। कैसे? जैसे एक 100 गज के ज़मीन में एक आदमी कहता मेरा मकान है, लेकिन उस पर अगर फ्लैट बना दिया जाए, फ्लोर बना दिया जाए, तो 5, 7, 10 फैमिली रह सकती है एक के ऊपर एक। इसी तरह हमने फसल को भी कर दिया है। किसान भाइयों, रामविलास जी जैविक तरीके से रूफ फार्मिंग करके अपने आसपास के क्षेत्र में एक खास पहचान बना चुके हैं। ये जैविक खाद को खुद ही तैयार करके पौधों में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इन्हें उपज भी अच्छी मिलती है। खाद पानी देखिए, खाद पानी की बात करें तो मैं कोई गोबर का खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, टोटली वेस्ट से खाद बना रहा हूँ। वेस्ट मतलब अभी पतझड़ का समय आ जाएगा मार्च अप्रैल में, आप देखेंगे जिधर देखेंगे पत्ते, गंदगी ढेर पड़ी हुई है। अब हमारे सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, जब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो उनको सीधा सिंपल सा जेब में माचिस है और उठाई तिल्ली लगा दी आग, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, उन पत्तों का कलेक्शन करते हैं, केले का पत्तों का कलेक्शन करते हैं, उनको बारीक काट करके और बैक्टीरिया डाल के, और उसका जो है हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों। तो वो जो है बेस्ट खाद, मतलब ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बेस्ट चीज़ थी जिसको हम आग लगा के पॉल्यूशन कर रहे थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए मेरा संदेश है, अगर धरती बचानी है तो ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जिनको जो प्रॉब्लम है गार्डनिंग में हेल्प चाहिए, वो हेल्प हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसकी तरफ बढ़ें और इस केमिकल से बच के अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार के साथ ज़्यादा दिन स्वस्थ जिंदगी बिताएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महासमुंद के सिरपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में खुलेगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और पासद में खोला जाएगा हाई स्कूल। महासमुंद के शेर गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मन्नू लाल साहू के घर किया भोजन। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से की भेंट मुलाकात।
कवर्धा पहुंचे मंत्री टी एस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर। विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा, सभी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बस्तर सांसद दीपक बैज ने सदन में उठाया हवाई सेवा विस्तार का मुद्दा। जगदलपुर से दिल्ली, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, नागपुर उड़ान की मांग। दिल्ली में आदिवासी समाज के लोगों ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। जातियों के नाम को सुधारने की मांग, अरुण साव रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं पर पूछे सवाल। आरक्षण को 76% करने पर मांगी गई जानकारी। राज्यपाल के सरकार से पूछे गए 10 सवालों के मामले को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस ने कहा विधेयक पर तुरंत हो हस्ताक्षर। आरक्षण पर राजभवन के सवालों पर सियासत। धर्मलाल कौशिक बोले सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, हम आरक्षण के पक्षधर। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताओं को सीएम चेहरा बताने वाले पर बोले कौशिक। चंद्राकर के बयान की जानकारी दी। रायपुर में बढ़ते अपराध पर धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, अपराधियों का बढ़ रहा मनोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अपने राज्य में किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करके अच्छी आय कमाते हैं, क्योंकि पशुपालकों को इनके दूध से रोजाना आय मिलती है। लेकिन पशुपालक इन पशुओं का दूध निकालते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब हो जाता है और पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप स्वच्छ दूध प्राप्ति के लिए कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार से। हमारा जो मुख्य विषय आज है ये है कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे किया जाए। देखिए, दुग्ध एक ऐसा पदार्थ है, वो जैसे ही हम गाय या भैंस से निकालते हैं वैसे ही उसमें बहुत सारे संक्रमण की संभावना बन जाती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जिस पशु से हम दूध निकाल रहे हैं वो खुद एक संक्रमण का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर वो बीमार पशु है तो वहाँ से भी संक्रमण हमारे दूध में आएगा। इसके अलावा जैसे अगर साफ नहीं है, दूषित है, वहाँ गोबर लगा है, मूत्र लगा है, तो उससे क्या होगा, या मिट्टी लगी है, उससे क्या होगा कि वो गोबर, मूत्र या मिट्टी जो थन पे लगे हुए हैं उनसे भी संक्रमण आने की पूरी संभावना है। फिर जो दूधिया है, जो दूध निकाल रहा है, अगर उसका हाथ साफ नहीं है, उसने हाथ साफ नहीं किया है दूध निकालने से पहले, अच्छे से नाखून वगैरह काटे नहीं हैं, तो भी संक्रमण की पूरी संभावना बनती है। फिर इसके अलावा जो बर्तन है, जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है, उस बर्तन का साफ या स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध निकालेंगे तो कैसा भी दूध हो वो संक्रमित हो जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे टीबी है या टाइफाइड है या इस तरह की और भी बीमारियाँ हैं जिनसे पशु कई बार जो है संक्रमित रहता है। तो संक्रमित पशु से हमको दूध जो है निकाल करके इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, और हमेशा हम ये ध्यान रखें कि एक स्वस्थ पशु से ही हम दूध जो है इस्तेमाल में लें। किसी भी संक्रमित पशु को हमें अलग कर देना चाहिए, और उसका जब तक हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट ना कर लें, वो स्वस्थ ना हो जाए, तब तक हमें उससे दूध नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम समझें कि स्वच्छ दूध उत्पादन में सिलसिलेवार हमें करना क्या चाहिए। तो हमें सबसे पहले बाड़े की सफाई करनी चाहिए दुहान के पहले, ताकि बाड़ा या उसके आसपास का जो वातावरण है वो दूषित ना रहे, साफ सुथरा रहे। फिर जानवर क्या है कि हम कई बार देखते हैं पूंछ इधर उधर फटकता रहता है या फिर और दूसरी एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें फिर हमें पूंछ वगैरह बांध के या पूंछ वगैरह साफ उसकी रखनी चाहिए। नहीं तो जानवर से कई बार जैसे बाल वगैरह भी झड़ते हैं, तो एक बार जानवर को आप साफ कर लें, अच्छे से धुलाई कर लें, उसके बाद आप दूध होने बैठें, ताकि उसमें गोबर ना गिरे, बाल ना गिरे, ये सब चीज़ें उसमें गिरने ना पाए। चाहिए जिस पशु से हम दूध लेने जा रहे हैं, स्पेशली उसका जो थन है, थन खूब अच्छे से साफ करें और थन के आसपास का एरिया जो है
खूब अच्छे से उसको आप साफ कर लें। फिर दूधिया जो है प्रयास करें कि वो मास्क वगैरह भी बांध के रखे, क्योंकि खांसेगा छींकेगा तो उससे दूध भी हमारा जो है वहाँ पर संक्रमित हो जाएगा। दूध दूहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये जरूरत है कि जो दूधिया है या जो संपर्क में आ रहा है व्यक्ति उस दूध के, तो उसको एक बार स्क्रीनिंग करके हमें काम में लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद एक बीमारी कैरी कर रहा है और उस बीमारी को वो जानवरों को भी देगा और उस बीमारी को वो दूध में भी ले आएगा, क्योंकि खांसेगा, छींके या दूसरी एक्टिविटी करेगा या हाथ साफ नहीं रखेगा। तो इससे क्या है, जैसे बहुत सारे बीमारी हैं, टीबी है, साल्मोनेला है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध में आएंगी, दूध को संक्रमित करेंगी और इससे जो है सुरक्षित दूध का उत्पादन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो बर्तन है, बर्तन को खूब अच्छे से साबुन से या दूसरे चीज़ों से उसको साफ करना चाहिए। साफ करके और सूखा करना चाहिए। गीले बर्तन में दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो पानी उसमें रह जाता है वो अपने आप में संक्रमण का कारण बनेगा। दूध दूहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दूहना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही हमको लगता है कि अब हमने स्वच्छ दूध जो है जानवर से ले लिया है, तो अब उसको हमें अच्छे से रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि उसको तुरंत हमें टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे उसको रखा जाए, चिलिंग टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 डिग्री के नीचे तुरंत हमको उसको चिल करना पड़ता है। चिलिंग टेम्परेचर जो 4 डिग्री या उसके आसपास जो रहता है, 4+- जो टेम्परेचर है, उसको सबसे उपयुक्त माना गया है दूध को रखने के लिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जहाँ पर दूध का उत्पादन अच्छा है वहाँ लोग BMC बल्क मिल्क कूलर जो है उसकी व्यवस्था रखते हैं। फिर अगर दूध हम स्वस्थ पशु से भी लें तो कच्चा दूध इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए और दूध को हमें कैसे पास्चराइज करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सभी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो स्वच्छ व सुरक्षित दूध का उत्पादन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोहरी, जिला सतना के कृषक अनूप सिंह ने। ये आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनूप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देख सकते हैं कि मतलब पिछले वर्ष में हमारा जो मंजर था उस बहुत सारा झड़ गया था। मतलब वो उसमें मैंगो हॉपर का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा झड़ गया था। तो उसकी रोकथाम के लिए हमको अभी नवंबर से ही शस्य क्रियाएँ करना पड़ेगा। जैसे कि नवंबर दिसंबर में हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस हैं, मतलब उसके अंदर सनलाइट नहीं जा रहा है, तो उसको थोड़ा प्रूनिंग करके कम करना है। प्रूनिंग के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो बोडाक्स मिक्सचर है उसका पेस्ट लगाना ना भूलें, तो जो भी ब्रांचेस कटी हों उनके ऊपर, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका आधा डोज नवंबर में हमको डालना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का आधा डोज डालना है। तो मान के चलिए अराउंड 400 ग्राम पर पौधा हमको 10 साल पुराने पौधे में नाइट्रोजन हमको डालना है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ की चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो ये 2 क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, हमको इस समय जो टेम्परेचर है बहुत कम होता चला जाता है, इसके लिए हमको कुछ पाउडरी मिल्ड्यू जैसा भी अटैक होने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है
थोड़ा बहुत फंजीसाइड भी जैसे स्प्रे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो हमको कब करना है जब हमको पैनिकल निकलना स्टार्ट हो जाए। आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। और दूसरा मैंगो हॉपर, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ अभी प्रूनिंग करना है उसके कंट्रोल के लिए। जब हमारा मंजर निकलना शुरू हो जाए 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसमें हमको इमिडाक्लोपिड का 1 ml इमिडाक्लोपिड को 3 से 4 लीटर पानी में घोल के एक छिड़काव भी करना, ताकि हमारा जो मैंगो हॉपर है वो अटैक ना कर पाए, हमको अच्छी उपज मिले। यही चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए इस समय। और दूसरा हमको नहीं करना है, क्या नहीं करना है इस समय, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है और फर्टिलाइज़र का ओवरडोज नहीं देना है, क्योंकि ये मंजर आने का समय होता है और इसमें सब कुछ सेंसिटिव पार्ट में होता है पौधा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पौधे को कुछ भी एडवर्स कंडीशन ना हो पाए, या फिर हमको मॉइस्चर स्ट्रेस भी नहीं देना है, उसको पानी देना भी मतलब ऑप्टिमम देना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छी उपज मिल सके। आम के बागों में गुझिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुझिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हमको अच्छे से किसी बीमारी का, किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का पहचान नहीं हो पाता है, हम अपने मन से ही पूरा कोई ना कोई दवाई उठा करके स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना है। उसके बाद ही, वैज्ञानिकों की सलाह के बाद ही हमको कुछ एक्शन लेना है अपनी फील्ड में। और इसके साथ ही आप अपना प्लांट का सैंपल भी लेके कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं, उधर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आय अच्छी हो सके और आपकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।